Hello dear students of class 11th, welcome once again on Amazing Physics Tutor channel and myself Pankaj Kumar Tripathi. So today we are going to study Unit 4 in class 11th Physics, that is work, power and energy. Then let's start. तो हमारा टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी और सबसे पहले हम समझेंगे वर्क का मतलब क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है वर्क। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि फिजिक्स के अंदर मेंटल वर्क, यानी अगर हम कोई मेंटल एफर्ट कर रहे हैं या फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो इसका कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में वर्क डन तभी माना जाएगा इफ देयर इज डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स लगा दिया F और ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ जाए। यहां हमने मान लिया पॉइंट A, यहां मान लिया पॉइंट B, तो ऑब्जेक्ट पॉइंट A से पॉइंट B पर आ जाए। उस केस में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट S हो तो यहां हम वर्क डन को मान सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क तभी माना जाएगा इफ देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सपोज समवन इज टेकिंग रेस्ट फ्रॉम 8 आवर्स ऑन ए बेड, या समवन इज ईटिंग फ्रॉम हाफ एन आवर, तो ये सब वर्क में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि वर्क में जब डिस्प्लेसमेंट होगी फोर्स के डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तभी हम वर्क कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो हम किसी वॉल को, यहाँ पर एग्जांपल के लिए कोई वॉल है और कोई पर्सन इस वॉल को धक्का दे रहा है अपने दोनों हाथों से, तो वॉल के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर उसने फोर्स अप्लाई भी किया और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वैसे केस में वर्क डन को हम जीरो मानेंगे। तो फिर वर्क हुआ क्या है स्पेशली? तो वर्क को डिफाइन करने के लिए हम एक पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं और फिर हम समझेंगे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं कि व्हाट इज वर्क। तो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन ऑन ए बॉडी if there is displacement in the direction of force, अगर so work is said to be done on a body if there is displacement in the direction of force। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो हम उसे वर्क मानेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर F फोर्स लगाया हमने और इससे ऑब्जेक्ट के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट आ गया तो हम इसे वर्क मानेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मान लो फोर्स के डायरेक्शन में S डिस्प्लेसमेंट आता ऑब्जेक्ट का, तो ये वर्क कहा जाएगा। तो इसे और डिटेल में समझने के लिए हम समझते हैं सबसे पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो हम एक बार समझ लेते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, उसके बाद हमें ये वर्क का एग्जैक्ट मतलब समझ में आ जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है वो कांस्टेंट फोर्स कहलाएगा। जैसे मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट पर हमने F फोर्स लगा दिया और ये F फोर्स जो हमने अप्लाई किया है वो हॉरिजॉन्टल से हमने थीटा एंगल पर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ F के दो कंपोनेंट हो जाएंगे।
जो F का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो होगा F cos थीटा, बेस के अलोंग ये cos का कंपोनेंट लेते हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा F sin थीटा। तो मान लो ऑब्जेक्ट यहां फोर्स अप्लाई करने पर पॉइंट A से पॉइंट B तक का डिस्टेंस कवर करता है, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट S है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कौन सा कंपोनेंट, जरा चेक करो कौन सा कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर देखते हैं कौन सा वर्क कर रहा है, जरा डायग्राम में चेक करो। ये देखो F cos थीटा वर्क कर रहा है यहां पर, तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हो गया फोर्स का कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है फोर्स का? वो वर्क कर रहा है F cos थीटा इनटू S। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का क्या फॉर्मूला हो गया? W इक्वल्स टू Fs cos थीटा, जहां थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ये एंगल। तो W इक्वल्स टू Fs cos थीटा। और देखो जो F sin थीटा है यहां पर फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर है, तो ये वाले फोर्स का कोई हॉरिजेंटल मोशन में रोल नहीं है, यानी डिस्प्लेसमेंट में इस फोर्स F sin थीटा का कोई रोल नहीं है। तो यहां पर केवल F cos थीटा क्या है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो वर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F डॉट S। A डॉट B हमने पढ़ा था, वेक्टर में AB cos थीटा होता है, तो F डॉट S को हम क्या लिख सकते हैं? Fs cos थीटा। तो ये है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला। अगर यहां पर डिफरेंट केसेस हम स्टडी कर लें, जैसे कि मान लो केस 1, कुछ स्पेशल केसेस हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस है, मान लो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो जब थीटा 0 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा Fs cos 0। cos 0 1 है तो ये वर्क डन आ जाएगा F इंटू S। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क का फॉर्मूला सीधे हम यूज कर सकते हैं Fs। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, तो वैसे केस में जो cos 90 आपने पढ़ा है, cos थीटा cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा? F इंटू S cos 90, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो यहां हमें 0 वर्क डन मिलेगा। अगर हम इस पर आ जाएं नेक्स्ट केस के ऊपर, जिसमें हम बात करें कि अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाए और 180 या 180 से कम हो, यानी केस 3 में हम क्या बात कर रहे हैं कि इफ थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या है? कि जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री से कम हो, या उसकी वैल्यू इक्वल हो 180 के इक्वल होने पे स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं, तो 180 से कम हो और 90 से ज़्यादा हो।
तो उस केस में W इक्वल टू हो जाएगा Fs cos, अगर मान लो 180 ले लेते हैं तो cos 180 क्या होता है -1, तो ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा, W इक्वल टू -Fs। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि वर्क 3 टाइप का हो सकता है, जैसे जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। तो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन इन सभी वर्क को हम एक बार समझ लेते हैं कि वर्क कितने टाइप का होता है, फिर हम इसके बाद अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है जैसे टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कितने टाइप का होता है? तो सबसे पहला वर्क है, हम लेते हैं उसको बोलते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क में क्या होगा? जैसे मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो फोर्स लगाने के बाद भी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ये कोई वॉल है और इस वॉल को कोई पर्सन ऐसे धक्का लगा रहा है, एफ फोर्स लगा के, फोर्स तो लगा रहा है वो, बट डिस्प्लेसमेंट मान लो जीरो है, तो वैसे केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू जीरो। एक और केस हो सकता है, जैसे मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू Fs cos 90, ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ये पर्सन है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और पर्सन का वेट नीचे वर्क कर रहा है mg, तो mg और s के बीच कितने का एंगल हो गया? 90 डिग्री का। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या माना जाएगा? वर्क डन बाई ग्रेविटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो वो जीरो वर्क हो जाएगा। तो पर्सन अगर हॉरिजॉन्टल चलता है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वेट नीचे वर्क कर रहा है, तो उस केस में ये भी एक जीरो वर्क का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो फोर्स से 90 डिग्री पर होगी। आपको पता है सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर वर्क करता है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है तो उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होते रहता है। तो इस फोर्स को हम जो बोलते हैं, जो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स भी जीरो होगा। वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहां पर एंगल कितना है, इसमें भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, चाहे फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये सब हमारे जीरो वर्क के एग्जाम्पल थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, इसको समझेंगे। तो पॉजिटिव वर्क के लिए हमें पता होना चाहिए कि एंगल कितना होता है। वो एंगल अगर हमें क्लियर है तो पता चल जाएगा कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं, पॉजिटिव वर्क का कॉन्सेप्ट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव वर्क। तो जरा इसको देखो, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाए और 90 से कम हो, ठीक है, यानी एक्यूट एंगल हो, थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा है बट 90 डिग्री से कम है। तो वैसे केस में
जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ना वो होगी पॉजिटिव। यानी अगर थीटा 0 हो या थीटा एक्यूट एंगल हो तो वैसे केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा था, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रहा है। एग्जाम्पल के लिए ये कोई सीढ़ी है, लैडर, या एग्जाम्पल के लिए हम कोई फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर एग्जाम्पल के लिए इन सीढ़ियों की सहायता से मान लो हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा सकते हैं। तो कोई ये पर्सन है जो सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रहा है, तो ये ग्राउंड से मान लो पर्सन h हाइट पर है, तो वहाँ पर पर्सन का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है mg, और पर्सन नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है h। तो यहाँ जो उसका वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा वो होगा mg इंटू h, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन होगा क्योंकि यहाँ पर mg और h दोनों सेम डायरेक्शन में। दूसरा एग्जांपल इसी में आप ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे कोई ये बॉल है और इस बॉल को हमने h हाइट से नीचे ड्रॉप कर दिया, तो ये बॉल मान लो यहाँ ग्राउंड पर आ जाती है, तो बॉल का वेट किधर वर्क कर रहा था, नीचे mg, और बॉल का डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, नीचे s, या s अगर h के इक्वल हो जाए तो फिर हमारा वर्क डन सेम आ जाएगा, w इक्वल टू mgh। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। सेकंड एग्जाम्पल हम पॉजिटिव वर्क का ले लेते हैं। जैसे मान लो कि फोर्स अप्लाई करने पर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा हो, यानी फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो, मोशन के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स अप्लाई करने पर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वैसे केस में वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आपका मेन फॉर्मूला क्या होता है, w इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा cos थीटा अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव वर्क के एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं इसमें कि इसी तरीके से नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि नेगेटिव वर्क क्या होता है। एक बार हम नेगेटिव वर्क समझ लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में क्या होगा कि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से तो मान लो ज़्यादा है और 180 से कम, यानी ऑब्ट्यूस एंगल है। थीटा क्या है यहाँ पर, ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि कॉस की वैल्यू 90 और 180 के बीच में नेगेटिव होती है। अगर थीटा 180 हो तो भी वर्क डन नेगेटिव होगा। तो वर्क डन इस केस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल आप समझ लो, जैसे मान लो कि वही एग्जाम्पल ले लेते, एक बॉल को हमने अब नीचे से ऊपर, ग्राउंड से ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, थ्रो किया, तो बॉल का वेट नीचे कितना है, mg, और बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर h हाइट ऊपर की तरफ बॉल जा रही है, वेट नीचे है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, w इक्वल्स टू mg h डिस्प्लेसमेंट है cos 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और वेट नीचे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। तो cos 180 माइनस 1 होता है, cos 180 माइनस 1, तो ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा। यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो गई, नेगेटिव। ग्रेविटी से वेट नीचे की तरफ वर्क कर रहा है
तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल हो गया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। नेगेटिव वर्क। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल पर आते हैं। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था। मान लो यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में, मान लो हमने F फोर्स लगा दिया और ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फ्रिक्शन के अंदर कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट वर्क करता है एंड अलोंग द सरफेस। ये है मान लो कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो फोर्स हमने इधर अप्लाई किया है, अप्लाइड फोर्स है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन या कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर जो हमारा डेवलप हो रहा है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच कितने का एंगल हो गया? डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट है, तो इनके बीच का एंगल हो गया 180। तो फिर ये वर्क डन क्या हो जाएगा? W = Fs cos 180, यानी ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि 3 टाइप के वर्क होते हैं, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। तो हमारा अगला टॉपिक है वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। अब मान लो कि फोर्स हमने अप्लाई किया है y एक्सिस के अलोंग और डिस्प्लेसमेंट है x एक्सिस के अलोंग। यहाँ पर ये शो कर रखा है हमने ग्राफ में, और इनिशियल पोजीशन x1 है यहाँ पर और फाइनल पोजीशन x2 है। पॉइंट A पर हमने इनिशियल पोजीशन x1 दिखाया है, पॉइंट B पर फाइनल पोजीशन या फाइनल डिस्प्लेसमेंट x2 दिखाया है। और हमें यहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो हमने मान लिया इसमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें सबसे पहले हम वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर PQRS कोई रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसका स्मॉल पार्ट है इस ग्राफ का, और यहाँ पर जो फोर्स वर्क कर रहा है इस केस में वो F फोर्स वर्क कर रहा है dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी PQ या RS को हमने मान लिया कि वो dx के बराबर है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है dW = F × dx। और अगर हम ग्राफ से ध्यान दें तो जो F है ग्राफ में वो PS या QR के बराबर है, तो हम इसे मान लेते हैं PS के बराबर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखो यहाँ पर वो RS के बराबर है या PQ के बराबर है, तो हम इसको PQ मान लेते हैं। तो PQ इस रेक्टेंगल PQRS का PQ और PS जो है एक तरीके से PQ क्या हो गया यहाँ पर ब्रेड्थ और PS क्या हो गया लेंथ। तो ये हो जाएगा PS, ये एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये एरिया हो गया इस रेक्टेंगल का, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल है इसमें? PQRS। तो यहां पर रेक्टेंगल PQRS है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बोल सकते हो। ये इसका एरिया वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए, नेट वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप लिए जा सकते हैं इस ग्राफ के अंदर, और उन सभी स्ट्रिप का एरिया, यानी इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल दे तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन के फॉर्म में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो नेट वर्क डन W = लिखना पड़ेगा हमें, इनिशियल पोजीशन x1 है, फाइनल x2 है, तो इंटीग्रल x1 to x2 f dx।
ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला होगा। इसको हम बोलेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर हम इसे ग्राफ के एरिया से निकालना है तो इसके लिए हमें टोटल एरिया, इस वर्क डन को हम क्या कह सकते हैं, इक्वल्स टू टोटल एरिया। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा टोटल एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगर इसका पूरा एरिया निकाल दिया जाए ना तो वो टोटल एरिया वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो ये हम ग्राफ से वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इससे पहले हमने जो भी पढ़ा है वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स था और यह है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स W इक्वल्स टू Fs cos थीटा होता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है W इक्वल्स टू इंटीग्रल x1 to x2 F dx। तो आज हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और वर्क का कॉन्सेप्ट समझा। इसमें टाइप्स ऑफ वर्क भी समझा, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल। Hope you have enjoyed and you have understood each and every topic properly. So thank you. Thanks for joining.